अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बजट जो है वो तकरीबन 10 रोज़ बाद पेश होगा और हर साल जो है लोगों की नज़रें होती हैं बजट के ऊपर कि जो नया आने वाला बजट है किस तरह से उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाएगा। आमदनी और अखराजात का एक मजमूआ होता है पूरे साल का, और उस हवाले से जो है गवर्नमेंट कोई एस्टीमेट्स जो है उसको लगाती है। और देखना यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले कई दहाइयों में, हमारी जो आमदनी और अखराजात के अंदर एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। और जो हमारी आमदनी है वो कम होती है, हमारे अखराजात ज़्यादा होते हैं, और उसको पूरा करने के लिए फिर गवर्नमेंट को मुख्तलिफ किस्म के वसाइल की तरफ जाना पड़ता है। जैसे आपको कर्जे लेने पड़ते हैं, अंदरूनी कर्जे भी लेने पड़ते हैं जिनको हम डोमेस्टिक डेट्स कहते हैं, लोन्स कहते हैं, और बैरूनी कर्जे भी लेने पड़ते हैं जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरह IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बाकी जो बैन अवी इदारे हैं, ख़ासकर IMF के प्रोग्राम में ये गवर्नमेंट भी गई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि, और अक्सर ये देखा गया है कि ये जितना भी बजट जो पेश होता है वो उससे अवाम जो है इफेक्ट तो ज़रूर होती है, लेकिन एक डिसकनेक्ट हमें दिखाई देता है। और लगता ऐसे है कि ये जो बजट है ये ऑफ द इशराफिया, बाय द इशराफिया, फॉर द इशराफिया, यानी वो लोग जो बजट को तैयार करते हैं उनका आम आदमी के साथ कोई इतना ज़्यादा करीबी ताल्लुक हमें दिखाई नहीं देता, एक डिसकनेक्ट होता है। अवाम जो है वो ये सोचती हैं कि क्या आटा, दालें, चावल, चीनी, मसाले, अद्वियात, बिजली और गैस के बिल, बच्चों की फीसें जो हैं, और इसी तरह जो सेहत के हवाले से सहूलियात हैं वो किस तरह से उनको सस्ते दामों मिलेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। रोज़गार कैसे मिलेगा। अब देखना यह है कि PTI की गवर्नमेंट जो है वो तीसरा बजट पेश करने के लिए जा रही है, और ये तमाम सहूलतें जो है आवाम को कैसे मिलेंगी। आज PMLN ने एक प्री बजट सेमिनार भी किया जिसमें गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाएगा। उसके जो GDP के जो फिगर्स हैं, उसकी जो बाकी जितने भी है जो गवर्नमेंट अपने फिगर्स जो हैं वो उनको रिलीज़ कर रही है, उनको तनकीद का निशाना बनाया कि ये तमाम जो है वो गलत हैं। और गवर्नमेंट ने उसका जवाब ये दिया कि जितनी भी खराबियां हैं आज पाकिस्तान के अंदर और जो गवर्नमेंट फेस कर रही है वो सारी की सारी जो है वो PMLN की वजह से है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अवाम को क्या रिलीफ मिलने वाला है आने वाले बजट में। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो मैंने चंद चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया है, जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं, क्या वो सस्ती होंगी या कि नहीं होंगी, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली। कादर मंदोखेल साहब, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा PTI की रहनुमा हैं, और जनाब सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। खेलदा साहब से बात का आगाज़ करते हैं। जनाब बताइएगा कि आज आप लोगों ने एक बजट भी जो है वो पेश किया, और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हुकूमत अपना बजट पेश करेगी, हम अपना बजट पेश करेंगे। आप लोग ये बजट जो है वो अपनी पार्टी के सेमिनार के अंदर ही पेश करेंगे या आवाम को भी बताएंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं? वही साहब, बड़ी मेहरबानी, हेलो इशू पे बात का मौका दिया। यही देखें, संजीदा लीडरशिप है हमारी। आज जो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्रेसिडेंट है, अपोजिशन लीडर है, उसकी क़यादत में जो हमारी मुआशी टीम है जो आज सेमिनार कराया, मैं मुबारकबाद देता हूँ मरियम नवाज साहब, मरियम औरंगजेब साहबा को, जिन्होंने एक बेहतरीन सेमिनार किया और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और बाकी जो हमारे माहिरीन हैं उन्होंने भी खिताब किया और अवाम को भी बताया और हुकूमत को भी आईना दिखाया। असल में ये हुकूमत के लिए जो एक तो झूठ बोल रही है, दूसरा जो महंगाई का मजीद बम या टैक्सेस या जो सब कुछ करने जा रही है, अवाम दुश्मन एक बजट है। हमने अवाम को ये बता दिया है कि ये है, और हमने अपनी कारकर्दगी भी बताई। 5 साल जो हमारी गवर्नमेंट थी उसका भी हमने बताया, और जो उनकी 3 साल की नाअहली थी वो भी हमने बताई। तो यही एक संजीदा हमारी लीडरशिप है, हमारी पार्टी है ये, जिसके लिए मुल्क और अवाम। लेकिन खेलदास साहब, सारा जो जिम्मेदारी है वो तो आप पे डालते हैं कि डार साहब की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से आज मुल्क जो है वो इतने ज्यादा कर्जे लेने पे मजबूर है और डेट सर्विसिंग कर रहा है। $1 बिलियन जो है वो एनुअली
गवर्नमेंट को जो है वो पे करने पड़ते हैं। शौकत वही साहब, पहले तो मैं हुकूमत को चैलेंज करता हूं और हुकूमत को कहता हूं, आप सारा दिन इसहाक डार साहब के तनकीद करते हैं, उसके खिलाफ बातें करते हैं। आप में हिम्मत है हुकूमत में, अगर हुकूमत समझती है उनकी कैपेबिलिटी है, वो अहल है, तो इसहाक डार साहब को मीडिया पे आनेर कर दे और वो जवाब खुद देंगे, और जो कुछ उन्होंने 4 साल में किया था उसका भी जवाब देंगे। और जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि ये इसहाक डार साहब की वजह से ये बोझ पड़ा है, तो मैं इनको बता दूं, जब 2013 में इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने, तो जो ये जो शौकत तरीन का जो बोझ था, जो तबाही इसने पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे मुल्क पे, हम पे जो मुसलत की, ये सारा बोझ जो है ना, इसहाक डार ने उनका भी उठाया, मुशर्रफ का भी उठाया। जो तबाही थी हमारे 2013 से पहले, वो सारी उन्होंने पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एशियन टाइगर की तरफ लेके जा रहे थे। मईशत पाकिस्तान की टेक ऑफ करने लगी, दुनिया के तमाम जरीदे जो है ना वो, और जो इदारे थे वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन मईशत और का अंदिया दे रहे थे। तो उस पाकिस्तान को मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब हो या इसहाक डार, शहबाज शरीफ साहब, उस हुकूमत को क्यों चलने नहीं दिया गया 5 साल। हालांकि हर जो भी हालात थे, जो भी मुश्किलात थी, मगर हमने मईशत को, हमने तरक्की का पहिया चलाया, और हमने बिजली मेगावाट 10,000 वो भी आई। हमने जो कर्जा उठाया, हमने आज बताया, जो भी 10,000 अरब रुपए हमने लिया, हमने बताया, एक एक रुपए का हिसाब आज हमने दिया है, अभी भी आइंदा भी देंगे। तो इनके पास जो 3 साल में 13,000 अरब रुपए लिए हैं, उसका भी इनको पता नहीं है। मैं इनको दावत देता हूं, आप अगर इसहाक डार का एक शो आप आनेर कर दे पाकिस्तान में, तो मैं समझता टीवी चैनल को हिम्मत करें, इमरान खान साहब में इतनी जरूरत है कि वो डार साहब को टीवी पे चलने दे, उनका मुकाबला करें, उनको बिठाएं। ठीक है, तो वो डार साहब जो हैं वो फिर बताएंगे कि जी दूसरी बात, मैं एक वही साहब, 1 मिनट मुझे दे जी प्लीज। मैं इनको मशवरा देता हूँ, असद उमर, शौकत तरीन और हफीज शेख, अभी भी इनका जो आइंदा आने वाला वजीर खजाना, इनको मैं दावत देता हूँ, आप लंदन जाए और जाके ट्यूशन ले इसहाक डार साहब से, तभी आप मुल्क का पहिया आगे थोड़ा बड़ा चला सकते हैं। आप में वो दम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कादर मंदोखेल साहब, आपके रहनुमा भी जो है आए दिन बजट के हवाले से गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो इशारे जो उन्होंने अराउंड 4% GDP उन्होंने कहा है हमने अचीव कर लिया है, 4100 बिलियन रुपीस जो है वो रेवेन्यू अभी तक इकट्ठा कर लिया है, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स, इसी तरह जो हमारी इस वक्त जो रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा 22 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर्स गवर्नमेंट पेश करती है, उससे तो जाहिर ये होता है कि हमारी जो मईशत है, हमारी जो इस वक्त जो फाइनेंशियल पोजीशन है, माली जो पोजीशन है, वो काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। फिर आप लोग किस तरह से गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जब आम आदमी की एक इनकम होती है, मिसाल आप अपने घर का ले लें, मैं अपने पिछले साल से ज्यादा इस साल हमारी इनकम ज्यादा, पिछले साल से पहले हमारी इनकम, से पहले हमारी इनकम, ये तो एक दिन ब दिन जो एक ग्रोथ बढ़ती है या मेहनत होती है या अफराद ज्यादा होते हैं तो इनकम ज्यादा होती है। इस तरह पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है तो यकीनन टैक्स कलेक्शन जो है ना वो ज्यादा होती जा रही है। तो आप ये पिछले 30 साल का आप ले लें तो ये हर साल बढ़ती रहती है, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। आपको याद होगा शौकत अजीज के टाइम में कि जब वो ये सूरत थी तो कह रहे कि लोगों के पास पैसा है, जब भी देखो फ्रिज खरीद रहा है, टीवी खरीद रहे, वो फार्मूला आपको याद। और फिर अगर इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की पिछले 2.5 साल की है, तो आप मुझे बताओ शौकत अजीज साहब का नंबर कौन सा नंबर है वजीर खजाना जो ये बदलते रहते हैं? असद उमर से लेके फिर उसके बाद जो कि वो एक बार क्या है शेख साहब, उसको लेके तो ये बदलते, हफीज शेख हो, तो ये बदलते क्यों रहते हैं इसमें? तो बात ये होता है ना कि एक बंदा चला जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है। ये आपकी हुकूमत के जो वज़रा थे उनसे फायदा हासिल करना चाहते हैं ना? तो हमारी हुकूमत से अगर वो फायदा हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये हम पे तो इल्जाम लगाने का उनको कोई हक नहीं पहुंचता है।
کیونکہ یہی لوگ تھے جو ہمارے ملک کا ہمارے دور میں بھی وزارت خزانہ چلا رہے تھے. تو ہمارے دور میں یہ برے تھے, گندے تھے, کرپٹ تھے. آج ڈرائی کلین مشین سے دھل کے آ گئے, یہ فرشتے بن گئی. یہ فیصلہ تو عوام کر رہی ہے. پھر دوسری بات میں مسلم نون کے کلدار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اتنی ناز کر رہے ہو ایک ڈار صاحب کے اوپر, تو ڈار صاحب جو ہے نا وہ کیوں ملک سے فرار ہوا ہے؟ ان کو تو آنا چاہیے, ان کو تو پاکستان کی اکانومی میں مدد کرنی چاہیے. اگر وہ اتنا میں کیا کہوں گا کہ وہ اتنا شاطر آدمی تھا اور اتنا زبردست آدمی تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو اس نے بڑھا دی ہے, اور غالباً اپنی اکانومی تو اسے 10 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس کو آنا چاہیے پاکستان میں. بھاگا کیوں ہے؟ یہ بھاگنے والی سیاست کب تک ختم ہوگی؟ ایک آدمی اگر ایماندار ہے, ایک آدمی پاکستان کا محب ہوتا ہے, تو ان کو پاکستان, ان کا جینا مرنا تو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ آصف علی زرداری سے بیمار تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں. پاکستان کا ایک بھی پولیٹیشین اتنا بیمار نہیں ہے جو پریکٹیکلی جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے یا ملے اس سے. تو وہ میدان میں بیٹھے ہوئے, کیا ان کو آفر نہیں دی گئی؟ کیا ان کو بگانے اور بھاگنے پہ مجبور کرنے کے لیے آفر نہیں کی؟ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہے. تو میرے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈار صاحب کو پاکستان آنا چاہیے, اور پاکستان اپنی ڈر خوف ختم کر کے پاکستان کی اکانومی میں اگر جیسے کلدار صاحب فرما رہے تو ان کو ہاتھ بڑھانا چاہیے. مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لندن کے کافی شاپ بیٹھ کے اور پاکستان کو برا بھلا بھی کہتے ہوئے, اور پاکستان سے بھاگ کے بھی, اور پاکستان سے سب کچھ لوٹ کسوٹ کے لے جانے کے بعد بھی, اور وہ پاکستان کا خیر خواہ ہو. تو ایسے خیر خواہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہی عزیز ہے, ہمیں کلدار صاحب زیادہ عزیز ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں دوسرے جو پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ عزیز ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں. جو پاکستان سے بھاگ کے بگوڑے بنتے ہیں تو ان کی تو پاکستان میں کوئی گنجائش نہ ہونی چاہیے, نہ گنجائش رہے گی. یہ نہیں سمجھ رہے, آرٹیکل 25 بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کچھ یہ کر رہا ہے, میں سلیس اردو میں عام آدمی کے زبان میں ورکر آدمی ہوں, پیپلز پارٹی کے جالا ہوں, میں صرف اتنے کہوں گا, آج آٹے کی بھاؤ کیا ہے, آج چینی کا قیمت کتنے ہیں, آج چینی کا جو کمیشن تھا, جو جہانگیر ترین, یہ سب چیز, ٹھیک ہے مدوخیل صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, جی 7% بڑھ چکی ہے. یہ بالکل ساری چیزوں کو میں ایک طرف, یہ جی ڈی پی, ان کا گروتھ, یہ ساری چیزوں کو میں چار ڈالوں گا. پاکستانی عوام کیا کریں گے؟ عام آدمی کی لائف اگر عام آدمی جو ہے اس کی لائف بہتر نہیں. سلمان عابد صاحب, آج پی ایم ایل این نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ریگارڈنگ اکانومی, جو معیشت ہے ہماری, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو سب سے بڑا بحران معاشیات کا تھا اور معاشی بدحالی کا تھا. اور یہ خود پرائم منسٹر اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اس وقت کرائسس معیشت کی بحالی کا تھا. لیکن اگر اب کوئی یہ کہتا ہے کہ معیشت بحال نہیں ہو رھی یا اس کے انڈیکیٹر جو ہیں وہ درست نہیں ہو رہے اوپر کی سطح پہ, ابھی میں عام آدمی کی سطح کی بات نہیں کر رہا, اوپر کی سطح پہ کچھ انڈیکیٹرز ہمیں امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. اور یہ موڈیز کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے بھی اس کو انشور کیا ہے کہ اگر پاکستان اسی طریقے سے آگے بڑھے گا تو وہ اگلے برس 4.56 پہ جا سکتا ہے. لیکن سوال وہی ہے جو ابھی مندوخیل صاحب نے بھی اٹھایا, پیپلز پارٹی والوں نے, کہ بنیادی طور پہ جو معاشی اس وقت اچھائی کی کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں, اس کا عام آدمی کی زندگی پہ کب امپیکٹ پڑے گا. یعنی عام آدمی کو جب ریلیف ملے گا تو اسی صورت میں اس کا حکومت پر اعتماد بحال ہوگا. اچھا سلمان عابد صاحب, میں نے جیسے کہا کہ جو لوگ بنانے والے ہوتے ہیں بجٹ, ان کا عام آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ مطلب آئیدر دے آر بزنس مین, یا وہ لینڈ لارڈ ہوں گے, یا وہ بیوروکریسی کی ٹاپ پوزیشنز پہ ہوں گے جہاں پہ ان کی اپنی انکم اتنی زیادہ ہوگی کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ دال روٹی کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے. بات یہ ہے وہی سب, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, بجٹ اس وقت آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز کے دائرہ کار میں بنایا جاتا ہے. کوئی ہمارے پاس آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت بجٹ پیش کر رہی تھی تو اس وقت بھی ہم اسی طریقے سے کرٹیسائز کرتے تھے. جس وقت پی ایم ایل این حکومت تھی اسی طریقے سے کرٹیسائز کرتے تھے جیسے آج پی ٹی آئی کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. ہماری پوری ڈپینڈنسی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے گرد گھومتی ہے. اس لیے عام آدمی کو ریلیف دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہمارے ہاں بجٹ کے اندر, کیونکہ جو طاقتور طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ مراد لیتا ہے. اب آپ دیکھیے نا کس قسم کی ہمارا ایکسپینڈیچر ہے, انفراسٹرکچر ہے جو ایک لگژری اسٹائل کو ریفلیکٹ کرتا ہے.
हालांकि जिस तरह की हमारी मईशत है और जिस किस्म की हमारी माशी सूरत हाल या माशी बदहाली है, उसमें तो हमारा हुक्मरान तबका हो, अपोजिशन हो, बड़ी बड़ी सियासी जमातें हो, कोई अपने आप को कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। आप इनकी मराद देखें, आप इनकी लग्जरीज देखें, आप इनको आसाइशें देखें, तो लगता है कि आपको ये वो मुल्क है जो IMF से कर्जे लेकर इस मुल्क को चलाता है, लेकिन अपनी जिंदगियों में ये कोई तब्दीली करना नहीं चाहता। अपनी मराद के ऊपर ये कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। आपने देखा जब अरकाने पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ने का मामला आता है और मराद बढ़ाने का बात आती है तो हुकूमत और सर तनख्वाहें तो एक एस्पेक्ट है, तनख्वाहें तो एक एस्पेक्ट है, असली देखें आमदनी और अखराजात का टोटल चक्कर है। अब जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं इस मुल्क के अंदर, वो टैक्स नेटवर्क से आप देखें तो मेजॉरिटी उनकी जो है बाहर तनख्वाहदार तबका जो है वो चूंकि पे करने से पहले ही आप उनका जो है वो टैक्स काट लेते हैं, वो मजबूरन जो है वहां से बाकी आप इनडायरेक्ट टैक्सेस थ्रू बिजली, गैस, ये पेट्रोलियम, इनकी लेवी इनसे जो है वो गवर्नमेंट इकट्ठी करती है। मुसर्रत साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगा बिकॉज तीनों जो हमारे दो अपोजिशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और जो आबिद साहब ने जो बात की, चूंकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट्स व्हाई आई केम एट द लास्ट। मुझे ये बताइएगा कि इस सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, गवर्नमेंट कहती है कि ऊपर लेवल के ऊपर तो हमने चीज़ों को दुरुस्त कर लिया, लेकिन अवाम जो है उस तक अभी समारात नहीं पहुंचे और आप लोग एक तब्दीली के नारे लेकर गवर्नमेंट में आए थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि ये तकरीबन तीसरा साल है हम ये कहते बताते थक गए, और मेरा ख्याल है कि अब अवाम इस बात से आगाह है कि हमें जिस कंडीशन में ये मुल्क मिला था वो अवाम भी उससे वाकिफ है और मीडिया भी बहुत अच्छे से जानता है। ये और बात है कि टॉक शोज के जो टॉपिक्स होते हैं वो सम टाइम्स जाहिर है चैनल ने हमेशा क्रिटिसाइज भी करना होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें क्रिटिसाइज करें, जो हमारे खाते में हमारी गलतियां हैं वो जरूर डालें, लेकिन जो हमने बेहतरी हम लेके आए हैं उसको प्लीज जरूर डिस्कस किया जाए। और देखें, जब महंगाई की बात आती है तो आप अपने हमसाया मुल्क में देखें जिनकी इकॉनमी हमसे बेहतर थी, अब उनकी ग्रोथ माइनस में जा रही है, जबकि आपको पता है कि हमारी GDP 4% है और इंशाल्लाह हम इसको 5% तक जल्दी ले जाएंगे। फिर भारत के अंदर एक माह के दौरान ये मैं बताऊं कि 17 बार पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ी है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम की जितनी भी मसनूआत है उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब दो माह में 4 बार कीमतें बढ़ाने की चुके हैं। फिर उसके बाद जो मैं अगली बात बताऊं, देखें कुछ ऐसे हकाइक हैं जिनको अपोजिशन ने तो मानना नहीं है, लेकिन मैं मीडिया से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर जो हमने बेहतरी लाई है वो भी बताएं, जो हम नहीं ला सके अभी, जो बहुत सारी चीजें हैं जो अचीवेबल हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला हम अचीव कर लेंगे। मसलन मैं शुरू करती हूँ कि जी FBR का जो रेवेन्यू है पिछले साल मुकाबले में हमने इसको 14% बढ़ाया है और नून लीग के मुकाबले में हम इसको 30% इंक्रीज के ऊपर लेके गए हैं। अब अगर आगे हम बात करें GDP, जैसे कि आपको पता है कि इंशाल्लाह ये 4.5 तक हम इसको जल्दी ले जाएंगे, और जो हमारी एक्सपोर्ट थी मार्च की अगर मैं बात करूं खाली तो $3.2 बिलियन थी, जो कि हाईएस्ट एवर इन द मंथ। और फिर उसके बाद अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट की बात करूं तो $21 बिलियन, मेरा ख्याल है कि ये कोई कम नहीं है। आगे जो एक्सपेक्टेड है ये इंशाल्लाह ताला ये 25 तक हम इसको लेके जाएंगे। फिर जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है ये हमारी दिसंबर के अंदर $1.4 बिलियन थी और ये भी हाईएस्ट एवर इन द मंथ थी। और ये वो जमाना, उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ जबकि पूरी दुनिया कोविड के साथ की वजह से उसके असरात उनकी इकोनॉमी पे थे, लेकिन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले और इनकी कैपेसिटी खत्म होगी मजीद ऑर्डर्स लेने की। एंड जो जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके नेबरिंग के जो इलाके थे वहाँ पे लेबर के वेजेस भी बढ़े और लेबर मिल भी नहीं रही थी, तो इसका इम्पैक्ट जाहिर है आम आदमी पे तो आता है। फिर जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इस वक्त कोई $23 अरब पर मौजूद है, और जो बैरून मुल्क जो इसकी तफसीलात ज़ाहिर है वो $27 अरब तक पहुंच गई है। आपको पता है कि जो अब हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है और कुछ $773 मिलियन पे इस वक्त है, और ये 10 साल के बाद हमने इसको अचीव किया है।
اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جب بڑھتی ہے جو کہ 9% پہ اس کا انکریز آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ کیا نہیں آتا. آپ کی سیمنٹ کی جو آپ کو پتا ہے کہ سیل وہ ہائیسٹ ہے ہماری تاریخ کی. آپ کی جو یہ جو سریا وغیرہ ہوتا ہے کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے ایک انڈسٹری کا درجہ دیا اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جو سرکولیشن ہوتی ہے پیسے کی وہ پوری مارکیٹ میں جاتی ہے نیچے تک. پھر آگے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اپوزیشن بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا جو 70% پاپولیشن ہے وہ دیہات پہ مبنی ہے, آپ کے کسانوں پہ مبنی ہے. 1100 ارب کا کسانوں کے اندر دیہاتوں کے اندر پیسے کا جانا کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اور ٹھیک ہے مسرت صاحبہ, آپ نے کافی چیزوں کو جو گورنمنٹ کی جو سکسیسز ہیں جو کامیابیاں ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. میں ایک شارٹ بریک لوں گا, واپس آ کے دوبارہ پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کھیلدار صاحب, پہلے تو جو مندوخیل صاحب نے کہا ہے ڈار صاحب کو کہتے ہیں جی واپس لے کر آئیں, کیوں بھاگ کے چلے گئے ہیں, آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات مجھے قادر مندوخیل صاحب کے لیے بڑی عزت ہے, احترام ہے. یہ پولیٹیکل ورکر ہے, اچھے وکیل ہیں, اور جس طرح بھی اسمبلی پہنچے ہیں ہمیں کوئی اس سے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, مگر کیوں, میں کس طرح عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, کیا ہوا ہے؟ نہیں, بس وہ میں اصل میں وہی صاحب پیپلز پارٹی ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. اگر میں اس بات پہ بات کروں جس طرح یہ ہماری لیڈرشپ پہ بات کرتے ہیں, ہمارے جو سینئر رہنما ہے اس پہ پیپلز پارٹی کے دوست آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں, اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی, اور ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے. نہ ہی میں ان کی لیڈرشپ کے لیے اس طرح کلمات کہنے کے لیے میں, کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹیاں ہیں, ہم کل پھر کسی جمہوری جدوجہد میں ساتھ ہوں گے, تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بات یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے, میں جو کہہ رہا ہوں اس سے آپ اگر اختلاف کرتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ اس نے پاکستان کی معیشت تو ٹھیک کی, معیشت کو تو ٹیک آف کیا, مگر پاکستان کے دفاع کو بھی مضبوط کیا. تو ایک شخص بھی آج پاکستان میں ایسا اسحاق ڈار صاحب جیسا نہیں ہے, اور وہ پاکستان کے محسن ہے. باہر کی جو بات کرتے ہیں تو ان کے زرداری صاحب جو ان کے وہ چیئرمین ہیں, اس نے ایک بیان دیا تھا, پھر وہ آپ کو پتا ہے کب آیا تھا واپس اور کیسے واپس آیا تھا. اسی طرح ان کی جو لیڈرشپ ہے کافی وقت باہر رہی ہے. تو یہ سیاستدان باہر جاتے ہیں علاج کے لیے, اور بھی مسائل ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں ملک کے لیے, پھر واپس بھی آتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں, اور ملک کی کنٹریبیوشن میں بھی ان کا رول ہوتا ہے. تو ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمارا ٹارگیٹ موجودہ حکومت ہے, اور جو آج عوام کی جو حالت ہے ہم اس پہ رہنا چاہتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی میں اس نے بات کر کے فائدہ نہیں ہے, نہ ہمیں نہ پیپلز پارٹی کو. میں سمجھتا ہوں اس بات کو میں مندوخیل صاحب کو مشورہ دوں گا کہ ان باتوں میں نہ جائیں. تو جو بات دیکھیں عابد صاحب نے کی یا مندوخیل صاحب نے کی کہ عام آدمی کا کیا مطلب, مجھے صرف پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے یا جو ہماری بہن بیٹھی ہوئی یہ بتائے, ایک جو بندہ 20 سے 25 ہزار کماتا ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیسے تنخواہ سے وہ گھر چلاتا ہے. مجھے 1,68,000 قومی اسمبلی کی تنخواہ ملتی ہے. میں وہی صاحب آپ کو بتاؤں 1,68,000 میں نے کوک رکھا ہوا ہے, ایک ڈرائیور ہے, اس کے بعد گیس کا بل 15,000 10,000 آتا ہے, 15-20 ہزار بجلی کا بل آتا ہے. میں 1 روپیہ اپنے گھر پہ نہیں, میرے لیے ایک کے لیے بس شخص کے لیے روٹی بنتی ہے 2 وقت کی, اور وہ 1,68,000 پورے ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا جو پاکستان کا عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, جو 20,000 یا جو ملازم پیشہ لوگ, وہ کیسے کریں گے, کیسے گزارا کرے گا. بالکل یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اینڈ دس از واٹ بہن کو کہوں گا کہ جمشید چیمہ صاحبہ یہ بتا دیں کہ 25,000 کا عام آدمی یا 20,000 سے کیسے پوری کرے. یہ گھر چلا کے دیکھے, ان کی جو تنخواہ ہے وہ اپنا گھر بھی دیکھ لے, اور جو 25,000 20,000 جو کماتا ہے یا جو دیہڑی ملازم ہے مزدور ہے, اس کی کیسے گھر چلتا ہو. بالکل صحیح ہے جی. مندوخیل صاحب, آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا تو جواب مل ہی گیا ہے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آئی پی پیز 90s کے اندر لگائے گئے تھے, پھر اس کے بعد آر پی پیز آ گئے تھے, رینٹل پاور پروجیکٹس آ گئے تھے, پھر پی ایم ایل این کے دور میں کوئلہ کے اوپر جو ہے وہ پروجیکٹس جو ہیں کارخانے بجلی کے لگائے گئے تھے, اور بیکاز
वो महंगी बिजली खरीदी गई थी, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट को जो है वो महंगा बिजली को महंगा करना पड़ता है, गैस को महंगा करना पड़ता है। और ये जो सर्कुलर डेट भी जो इस वक्त 2300 तक पहुंच चुका है, जो 1300 था, वो भी आप लोगों की महंगी और पीएमएलएन की महंगी बिजली की वजह से था। सो आप मतलब ये सारे का सारी जिम्मेदारी जो है पीटीआई पे डालना दुरुस्त है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई की 126 दिन की डांस पार्टी में जो ये वादे करते थे, तो ये दावे करते थे कि हम 3 महीने में पाकिस्तान को, हम पता नहीं क्या पाकिस्तान है, पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था, वो पता नहीं कहाँ ले गए। बात ये है कि ये सारी चीजें जब इमरान खान साहब कहते थे कि मैं अगर कर्ज दूं तो मैं खुदकशी कर लूं, मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त तक ये 16,000 अरब डॉलर ले चुके हैं, ठीक है। और पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन के दौर का भी आप देख लें, और जारी बात है अगर पीएमएलएन ने 16,000 अरब रुपए, 16,000 अरब रुपए, जी 16,000 अरब डॉलर जो है ना ले चुके हैं, ठीक है। 16,000 अरब डॉलर तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। 16,000 पाकिस्तानी रुपए में होंगे, 16,000 अरब डॉलर तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स बन जाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा। जी प्लीज गो अहेड। अब सवाल ये कि अगर मुस्लिम लीग नून ने कर्ज लिया है तो उसमें पीपल्स पार्टी ने जो के दौर में जो कर्ज लिया था उसकी किस्तें भी अदा करना था, आगे डेवलपमेंट भी करना था। पीपल्स पार्टी ने जो कर्ज लिया है तो पिछले मुशर्रफ के दौर का किस्तें भी अदा करना था और आगे भी करना था। तो मौजूदा हुकूमत की भी यकीनन यही चीज उनको पहले से सोचना चाहिए, या गड़बड़ में सोचा नहीं है कि मौजूदा हुकूमत की भी पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर की जो कर्ज है उसकी भी किस्तें अदा करनी थी और मौजूदा हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट भी करना था। मैं आपकी तवज्जुह से मैं पीटीआई के एमएनए साहिबा से सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने जो पैसे लिए, जो आपके आदाद शुमार है, ठीक है, उसके मुताबिक ये मुझे बताओ, एक प्रोजेक्ट मुझे पाकिस्तान में बता दे जो पिछले 2.5 साल में, ये पेंडिंग वेंडिंग वाली किसे ना सुना है। मैं प्रोजेक्ट बता दे जो 3 महीने का वादा किया है कि 3 महीने में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो क्या हुआ? फिर 6 महीने वो क्या हुआ? आज 2.5 साल गुजर गई, अब क्या हुआ? और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर 32 में 30 उन्हें 5 साल पूरे कर दिए तो यही करेंगे कि मुस्लिम लीग ने 35 साल हुकूमत चलाए, हमें भी 35 दो, पीपल्स पार्टी ने 20 साल चलाए, हमें भी वो दो, फलाने ने मुशर्रफ ने 9 साल चलाया, वो भी दो। ये इनका आखिर में ये बयान होगा। और फिर मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो वजीर खजाना या इससे पहले वजीर खजाना भी तो पीपल्स पार्टी के दौर पे थे, इनके पास जो ये धरना पार्टी में ये 126 दिन में जो भी गोलगप्पाड़ी करते थे और उनमें जो दावे करते थे, उनमें से इनकी आदमी कहाँ है, इनकी पीटीआई की टीम कहाँ है, माशी टीम जो कहते थे। ठीक है मतलब खैर साहब, मैं जरा इनसे कमेंट ले लूं, फिर मैं आबिद साहब की तरफ जाऊंगा। जी मुसर्रत साहिबा। जी मैं अपने दो नुक्ते इन्होंने उठाए हैं। एक नुक्ता कि आप 20 या 25 हजार पे किसी भी घर का जो बजट है वो किस तरह से बनाया जा सकता है आज की महंगाई में, और दूसरा कर्जों के ऊपर जो बात की अमन खेल साहब ने। जी प्लीज गो अहेड। देखिए जी, जहाँ तक कर्जों की बात है तो कर्जे हमने इनके लिए हुए कर्जे का सूद उतारने के लिए लिए। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेरे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि कोई एक प्रोजेक्ट बता दें। हमने 10 मुख्तलिफ छोटे बड़े डैम्स के ऊपर काम शुरू किया है, जो कि इंशाल्लाह ताला जब वो जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे बिजली उसी तरह से सस्ती होती जाएगी। इन्होंने जो महंगे मंसूबे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों के लिए वाकई बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है, लेकिन वो डॉलर्स के अंदर कि बिजली इस्तेमाल हो ना हो, और इन्होंने वो जो मंसूबे किए थे वो इनको मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा अच्छी तरह पता है। दूसरी जहाँ तक रह की बात, महंगाई इंटरनेशनली बढ़ी है, और अगर उसको पाकिस्तान के उसको इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मैं आपको बताऊं कि जो ऑयल है, पेट्रोलियम, पूरी दुनिया में 178% इंक्रीज है, पाकिस्तान में 45%। अगर हम आटे की बात करें 27% इंक्रीज है वर्ल्ड वाइड, आपके मुल्क में 28%। अगर हम चीनी की बात करें तो 56% इंक्रीज आई, आपके मुल्क में 18%। इंशाल्लाह मजीद इसको रिड्यूस करेंगे। मुसर्रत साहिबा, पूरी दुनिया की जब आप बात करते हैं तो लोग फिर यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बाकी मुल्कों में डॉलर्स में तनख्वाहें भी लेते हैं, उनकी इनकम भी उसी तरह बढ़ती है। दैट्स वाई फिर उनको महंगी चीजें भी खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे लोगों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं है। 20-25 हजार तो हम कहते हैं ना, लोग बेचारे 12-12 हजार पे भी काम कर रहे होते हैं, 15 हजार पे भी महीने पे काम कर रहे होते हैं। जी
वहीद साहब वैसे ही 3 वर्सेस 1 है, और फिर अगर उसमें भी आप मैंने तो सिर्फ करेक्शन की है ना, मैंने तो सिर्फ करेक्शन की है। लोग सुन रहे हैं ना, वो कहेंगे जी ये बुत बन के बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा, तो अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो 76% बढ़ा आपके मुल्क में, 21% उसमें इंक्रीज आई है। ये तो होगी महंगाई की बात। अब जहां तक ये कह रही हैं कि जी हमने बनाया कुछ नहीं है, इनको ये बताएं कि 2 बड़ी जो नहरें हैं वो हमने यहाँ पे आपके पंजाब को दी हैं। उसके अलावा हमने 12 इकोनॉमिक जोन वो हमने बनाए हैं, 12 नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, 12 नई यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, 1000 किलोमीटर फार्म टू मार्केट रोड हमने बनाई है, 1000 स्कूल और लाइब्रेरीज और 1000 साइंस लैब्स हमने बनाई हैं। हर जिले के लिए हमने 8 से 15 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया है। ये मेरे भाई जो है ना, मैं अर्ज कर लूं कंप्लीट, मुझे प्लीज अब करने जी जी प्लीज गो अहेड। देखिए जो हमारे पीपल्स पार्टी वाले हैं, इनकी एक सूबे में हुकूमत है, इनको चाहिए कि ये हमें क्रिटिसाइज करने से पहले इन्होंने जो कुछ काम किया है ना हिंद के अंदर पिछले 13 सालों से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं, वो जरा जरूर ये बताएंगे जो मैं काम बता रही हूँ ना इनके वर्सेज में। अच्छा, दूसरी जहाँ तक रह गई बात, देखिए हम जिन स्लोगन के साथ आए थे हम उसी के ऊपर कारबंद है। अवाम हमें बहुत जबरदस्त तरीके से देख रही है, मीडिया भी वॉच कर रहा है। हमने अकाउंटेबिलिटी का, हमने ट्रांसपेरेंसी का, हमने रिफॉर्म्स का, ये तमाम चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन हेल्थ हमने केपी को टोटली कवर किया, टोटल पॉपुलेशन को। पंजाब को हम इंशाल्लाह दिसंबर तक पूरी पॉपुलेशन को हम कवर करने जा रहे हैं। आपका नेशनल आईडी कार्ड, अगर आप पंजाब के बासी हैं तो आपका हेल्थ कवर कार्ड होगा, जिसमें आपको तकरीबन आपकी फैमिली को कोई 7.5 लाख के लगभग की हम किसी भी हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें आपकी सारी क्रॉनिक डिजीजेस भी कवर्ड है, लेकिन वो सिर्फ डिजर्विंग लोगों के लिए, टोटल पॉपुलेशन के लिए नहीं। वो एक अलग से कार्ड है जिसमें आपकी कैंसर, आपका लीवर, हेपेटाइटिस सी, टीबी जैसी मौलिक बीमारियां, उनके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर्स आएंगे वो आपका मुल्क यानी कि ठीक हो गया। मैं जी बिल्कुल सही हो गया। आबिद साहब, मैं ब्रेक से वापस आके आपकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस रफ्तार से हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ी है, उसकी एक जस्टिफिकेशन तो मुसर्रत साहिबा ने दे दी कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो महंगाई पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आमदनी है लोगों की वो उसके मुकाबले में इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। और ऐसे है कि जैसे जिस बंदे की 50,000 आमदनी थी और आज की महंगाई को अगर देखा जाए तो लगता है ऐसे है कि उसकी आमदनी 30,000 रह चुकी है। सो क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, बात सिर्फ महंगाई की नहीं है, बल्कि अगर आप इस कोविड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान में गुर्बत भी बहुत बड़ी है। और वो लोग जो माशी तौर पे पहले किसी ना किसी रोजगार से वाबस्ता थे, वो बेरोजगारी का शिकार भी हुए हैं। इसलिए ये जो कोविड की दुनिया है, इसमें पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ी है और भारत जैसा मुल्क जो है वो माइनस के ऊपर खड़ा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इन हालात में भी अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करने में कामयाब हुए हैं तो मैं इसको कोई बहुत बड़ा फेलियर नहीं समझता। लेकिन मेरे नजदीक जो बड़ा इशू है वो ये है कि ये जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे अगले 1.5 बरस में आम आदमी के मफादात में। ये सबसे बड़ा चैलेंज है पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जब तक आपकी इकोनॉमी जो है ट्रिकल डाउन होकर नीचे नहीं आएगी तो मामला चलेगा नहीं। और ये मामला सिर्फ वफाक का नहीं है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है और 18वीं तरमीम के बाद अब वहीद साहब सुबह बहुत ज्यादा फाइनेंशियल खुद मुख्तारी रखते हैं, वहां पे भी लोगों की बेरोजगारी हुई है, वहां पे भी लोग माशी बदहाल हैं। ये मसला महज किसी एक सूबे का नहीं है। अब ये जो हमारे पास जो मॉडल आए हैं सूबाई हुकूमतों के 18वीं तरमीम के बाद, वहां सूबाई हुकूमतें भी उतनी अकाउंटेबल है जितनी वफाकी हुकूमत अकाउंटेबल है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो चैलेंज इस वक्त ये है कि किस तरीके से हम आम आदमी को मुतमईन कर सकें कि हमारी जो माशी इंडिकेटर्स आए हैं उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आम आदमी को पड़ेगा, मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो इससे हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये नहीं मिलेगा तो जितने मर्जी इदारों-शुमार आप बड़े बड़े दिखा दें, उससे लोग मुतमईन नहीं होंगे। लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को मुतमईन करना है एक एक्शन के साथ, और वो एक्शन ये है कि जहां माशी रोजगार बढ़े,
जहां महंगाई कम हो, और महंगाई जो है पहले के मुकाबले में थोड़ा सा डाउन भी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे बिजली की कीमतों में कमी नहीं हो रही, पेट्रोल अभी तक 109 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है, और बहुत सी मेडिसिन अदवायात हैं जो बहुत महंगी है, ऑयल बहुत महंगा है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां रिलीफ मिलना है। तो इसलिए पीटीआई की हुकूमत को इन इदादो शुमार से बहुत ज्यादा खुश होने की बजाय इस बात पे अपनी तवज्जो ज्यादा लगानी चाहिए कि कैसे हम आम आदमी को रिलीफ देते हैं। वहीद साहब, मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, कल परसों डॉन का अखबार ने एक अदारिया लिखा था ये हेल्थ कार्ड के बारे में। उन्होंने कहा था कि अगर ये जो बात अभी मुसर्रत चीमा साहिबा ने कहा कि दिसंबर 2021 तक हम पूरे पंजाब में लोगों को हेल्थ कार्ड दे देंगे और ये फंक्शनिंग में आ गया, तो ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में बड़ा वाकया, इसको मामूली वाकया ना समझा जाए कि एक खानदान को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं अभी इफ लगा रहा हूं, बट लगा रहा हूं कि अगर ये होगा तो तब लोगों को नजर आएगा कि बाकी ये कार्ड फंक्शनिंग में जाके लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। इसी तरह इनका एहसास प्रोग्राम है। तो अभी चैलेंज बहुत ज्यादा है पीटीआई की हुकूमत के लिए। अभी बहुत ज्यादा हमें खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े चैलेंजेस हैं माशियात के तनाजुर में और आम लोगों को मुतमईन करने के तनाजुर में। खेलदास साहब, मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है बजट मेकिंग के अंदर अक्रॉस द बोर्ड, अपोजिशन गवर्नमेंट का? ये चंद लोग होते हैं जो कि इसको बैठ के बनाते हैं और उसको फिर अनलीश कर देते हैं। पहले मैं 1 मिनट, जो आबिद साहब ने कहा एहसास कफालत प्रोग्राम का जिक्र किया और हेल्थ कार्ड का, हकीकत जो आप मीडिया के दोस्त हैं या जो माहिरीन हैं उनको भी ये इकरार करना चाहिए। हेल्थ कार्ड वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था। अगर ये अच्छी पॉलिसी थी तो उसको सराहना चाहिए कि इमरान खान नवाज शरीफ की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। दूसरा जो एहसास कफालत प्रोग्राम कह रहे हैं वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से, जब इसहाक डार साहब 2008 में आसिफ जरदारी साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि डार साहब वजीर खजाना बने और उस कैबिनेट का हिस्सा थे, तो उन्होंने इसका स्टार्ट किया और नाम उसको शहीद मोहतरमा का दिया गया, क्योंकि शहीद मोहतरमा पाकिस्तान की लीडर थी, तमाम जमहूरियत पसंदों की लीडर थी, उसके नाम किया। तो ये पॉलिसी भी हुकूमत कंटिन्यू कर रही है, मतलब माजी की हुकूमतों ने अच्छा काम किया है जो आगे चला रहे हैं। अब जो आप नेशनल असेंबली की बात पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं वहीद साहब, ये इस हुकूमत में किसी इनके अपने पार्लियामेंटन हो या अपोजिशन, किसी से इनपुट नहीं लिया जाता। ये बाबूज जो बैठे हुए एयर कंडीशन में, जो इंट्रो में भी कहा गया था, वो ये बनाते हैं, बड़े इतने कागज देते हैं, 25-30 वो देते हैं एमएनएस को, आप ले जाएं जाके घर पे देख लेना। तो मैं समझ वो पढ़ता भी कोई नहीं है। ये जो सारा जो मुसर्रत चीमा साहबा बात कर रही है कि बड़े उनको कागज दिया गया है इदाद शुमार का, इसको तो स्टेट बैंक भी मुस्तरद करता है। तो ये तो जो इमरान खान ने कहा था ना, मैं इनको रुलाऊंगा छोड़ूंगा नहीं, तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को रुलाया भी। अब हर बार बार कहता है मैं पाकिस्तान चले मेरे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए। मैं चाहूंगा कि ऊपर ले जाऊं भाई, कहाँ ऊपर ले जाओगे, कौन सी कब्र में ले जाओगे? माफ करो, पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तान की आवाम पे रहम करो। हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। ठीक हो गया। कादर मंदोखेल साहब, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमएनएस या पार्लियामेंट की क्या कंट्रीब्यूशन होती है बजट मेकिंग के अंदर? देखिए, बदकिस्मती से एमएनएस का काम तो यही है, मैं कानून की तालिब इल्म के साथ साथ कि हमने कानून साजी कर ली है, मगर चूंकि पाकिस्तान की जो हालात है या कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो सूरत हालत है, उसमें एमएनएस को गटर लाइन के ऊपर भी बोलना पड़ता है, बिजली गायब होने के ऊपर बोलता है, गैस की बजट को क्या कोई एमएनए जो है, जो पार्लियामेंटेरियन है, इवन द सेनेटर्स, डू यू थिंक कि अक्रॉस, मतलब जितने भी लोग वहां पे बैठे होते हैं वो पढ़ते भी होंगे उस दस्तावेज को? जी बिल्कुल पढ़ते होंगे, और यकीनन मैं तो पहली मर्तबा आया हूँ, मैं तो पढ़ूंगा और हर एक चीज में हिस्सा लूंगा अगर मौका दिया गया, जो कि बदकिस्मती से अभी तक मुझे जो ना हल्फ के बाद जो स्पीच एक हक होता है मैंने को वो भी नहीं दिया गया अभी तक। क्योंकि सवाल ये है, सारी चीज बदकिस्मती से मैं समझ रहा हूँ कि इनकी ये बजट जो है ना कौमी असम्बली से आसानी से पास हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जो अक्सरियत है या सेनेट में, और बदकिस्मती से नून लीग जिस तरह उन्होंने पंजाब में उनके साथ मुका कर दिए, आज भी अगर नून लीग चाहे तो चंद घंटों में पंजाब में अदम एतमाद ला सकते हैं, मगर क्या वजह है वो नहीं लाता है। इसी तरह कौमी असम्बली में 4 सीटों में बैठी है और वहां पे तरीन साहब के पास 8 और 25 MP है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें मौजूद है, लेकिन यकीनन पीपल्स पार्टी अपनी जो है ना वो ठीक हो गया। टाइम खत्म हो रहा है। मैं चाहूंगा कि मुसर्रत साहिबा जी आप काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें।
دیکھیں جی، بالکل جو لیجسلیٹر ہیں ان کا یہ حق بھی ہے، انہیں بالکل بھی اسمبلی بزنس کے اندر بھی، بجٹ اور ان تمام چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک چونکہ میں ایم پی اے ہوں تو پنجاب کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام جو ہمارے ایم پی اے حضرات تھے ان سے ریکمنڈیشنز بھی لی، ان کی ان پٹ بھی لی، تاکہ جو بھی ہمارا اے ڈی پی پلان ہمارا بنے. شوکت ترین صاحب کام کر رہے ہیں، کتنے ایم این اے سے انہوں نے پوچھا ہوگا؟ ایون فیڈرل منسٹر سے. آئی ایم ریپرزینٹنگ پنجاب گورنمنٹ، پنجاب اسمبلی کی ممبر ہوں، تو فیڈرل کا مجھے کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن لوگ خود بھی، یہ میں آپ کو ایز اے، اس میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن بہت سارے لیجسلیٹر ہیں ٹرسٹ می جو بالکل بھی پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے اور انٹرسٹ بھی نہیں شو کرتے، اور ایون کسی چیز، کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ان کو تو تنخواہیں کس چیز کی کھاتے ہیں پھر؟ یہ تو جی، یہ تو میں کہتی ہوں کہ ہم پالیٹیشینز کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہے، ان کی ٹریننگ، ورک شاپ، بڑا کچھ ہونا چاہیے. اگر ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ مسرت صاحب آپ کا، سلمان عابد صاحب آپ کا، خیلداس صاحب آپ کا، اور جناب قادر مندوخیل صاحب آپ کا. چاروں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.